तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज 26/11 है। मुंबई में वही आतंकी हमला जिसे आज भी हम लोग याद करते हैं। वो पल, वो सारी चीज़ें हम लोग कभी भुला नहीं पाएंगे। मुंबई के सीने पर जो जख्म उस दिन लगा था, मुझे याद है हम सभी मुंबई में और उस चीज़ों को कवर कर रहे थे। तो आज 26/11 वही तारीख है, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ इसे याद करना चाहिए। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका सपना था कि वो फौज में जाए, आर्मी ज्वाइन करे, देश की सेवा करे, और इसी सपने को पूरा करने के लिए वो बहुत मेहनत करती है। ये कहानी एक मैक्सिकन लड़की की है। मैक्सिको में जन्म हुआ एक लड़की का जिसका घर वालों ने नाम रखा रामोस। बाद में वो परिवार अमेरिका शिफ्ट हो गया। वो अमेरिका आती है, अमेरिका में पढ़ाई करती है और आखिरकार बचपन के अपने सपने को पूरा करती है। 2001 में उसे अमेरिकी आर्मी में नौकरी मिल जाती है और वो अमेरिकी सेना का एक हिस्सा थी। लेकिन जैसे ही वो आर्मी ज्वाइन करती है, उसके बाद अचानक 9/11 हो जाता है। अमेरिका पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला। न्यूयॉर्क के उस ट्विन टावर पर कैसे प्लेन टकराता है। तो 9/11 के फ़ौरन बाद रामोस की भी किस्मत बदल जाती है। उसे फ़ौरन इराक भेज दिया जाता है। इराक में उसको पोस्टिंग दे दी जाती है। अब वो इराक पहुंचती है क्योंकि 9/11 के तार बहुत सारे अलकायदा और सारे इन चीज़ों से जुड़े हुए थे, तो इसीलिए अलग अलग पोस्टिंग हुई। तो रामोस भी इराक पहुंची। इराक में वो 7 सालों तक नौकरी करती रही, मतलब सेना में रही। 2008 में वो वापस अमेरिका आती है और फिर सेना से इस्तीफ़ा दे देती है क्योंकि उसे लगा था कि अब कुछ वो पढ़ाई करेगी। अब वो अमेरिका में अपनी माँ के साथ रहा करती थी। उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और जस्टिस एंड कानून, इसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर उसने पढ़ाई शुरू कर दी। 2008 में उसने छोड़ा था और फिर पढ़ाई लिखाई शुरू की। इसी दौरान में हुआ ये कि रामोस की माँ की मौत हो गई। पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। अब माँ की मौत के बाद उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई, क्या करे। तो उसने फिर शहर बदला और कैलिफोर्निया के ऑरेंज, एक छोटा सा शहर, वहाँ पहुँचती है। अब वहाँ एक किराए का घर ढूंढती है, लेकिन इतने पैसे नहीं थे क्योंकि वो खुद एक स्टूडेंट थी। तो उसे लगा कि एक कोई रूम पार्टनर मिल जाए जो किराया शेयर कर ले, उसके साथ रह लेंगे। उसने सर्च करना शुरू किया और आखिरकार जब उसने सोशल मीडिया पर और बाकी जगहों पे देखा तो देखा कि एक और शख्स है जो एक रूम पार्टनर ढूंढ रहा है। उसने उसका प्रोफाइल देखा, उसका नाम जॉय था। जॉय साउथ कोरिया का रहने वाला, उम्र करीब उसकी 55 साल थी, जबकि रामोस की उम्र करीब, जब ये ढूंढ रही थी तब उसकी उम्र लगभग 35 से 40 साल के दरमियान हो गई थी। तो उसने जॉय का बायोडाटा देखा और देखा, उसे लगा कि आदमी ठीक है, कम बोलता है, इसके बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्किल भी नहीं है और रेंट भी शेयर करना है। तो उसे लगा एक ऐसे ही शांत इंसान चाहिए। तो फिर वो जॉय से मिलती है और उसकी एक सिस्टर भी थी रामोस की। तो अपने सिस्टर के साथ जाकर जॉय से मिलती है, बातचीत करती है तो उसे अंदाज़ा होता है कि आदमी सही है, ढंग का है, बड़ा शरीफ है और अपने आप में गुमसुम रहता है, ज़्यादा किसी से साथ बातचीत करता नहीं है। इसके बाद वो रहने को तैयार हो जाती है। वो किराए का एक घर लेते हैं और आधा आधा किराया दोनों बांट लेते हैं। तब रामोस और जॉय एक साथ रहते हैं। इस दौरान में कई बार उसकी सिस्टर आती है, कुछ फैमिली फ्रेंड आते हैं। रामोस वो उनसे भी मिलता है, हर एक से मिलता है। धीरे धीरे रामोस की सिस्टर से भी उसकी दोस्ती होती है और रामोस भी अब उसको एक दोस्त की तरह मानने लगती है। उसे लगता है ये शख्स ठीक है। लेकिन इसी दौरान होता ये है कि अचानक जॉय को रामोस से इश्क हो जाता है, एक तरफा इश्क। अब वो रामोस, उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी, उससे बहन से मिलना, उसके दोस्तों से मिलना, उनके बारे में जानकारी हासिल करना, ये सब शुरू कर देता है। लेकिन रामोस को तो हल्की सी भी भनक नहीं है कि उसका रूममेट, उसका रूम पार्टनर जो उम्र में उससे बहुत बड़ा है और वो उससे इश्क करने लगा है। अब जब उसने देखा रामोस किन लोगों से मिलती जुलती है, तब उसकी उम्र चूँकि 55 साल थी जॉय की, तो उसने रामोस को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अब उसने टैटू हाथों पे बनवाना शुरू किया। उसने प्लास्टिक सर्जरी करानी शुरू कर दी। अराउंड $10,000 सिर्फ उसने अपने गेटअप को चेंज कराने पर खर्च कर दिया। कई बार रामोस देख उसको हंसती भी कि आप ये क्या से क्या होते जा रहे हो, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि ये सब कुछ वो उसी के लिए कर रहा है। तो उसने अपना रंग रूप सब कुछ निखारने की कोशिश की, टैटू बनवाए। किसी तरह से भी वो रामोस का दिल जीतना चाहता था, लेकिन रामोस के मन में सिवाय दोस्ती का और कुछ था नहीं। धीरे धीरे वक्त बीता और जॉय को लगा बहुत पैसे खर्च कर दिए, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रही है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर एक रोज़ उसने हिम्मत की
और उसने रामोस की बहन को फ़ोन किया और कहा कि देखो, मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। रामोस की बहन ये सुनकर हैरान रह गई। उसने कहा कि मेरी सिस्टर तो आपको एक दोस्त मानती है और उसके मन में या उसके दिल में आपके लिए ऐसी कोई भावना ही नहीं। फिर वो कहता अच्छा ठीक है, चलो मैं देखता हूँ। फ़ोन रख देता है। बात आई गई हो गई। इसके बाद अचानक 3 मई 2013 की तारीख आती है। 3 मई 2013 को अचानक जॉय रामोस की उसी सिस्टर को फ़ोन करता है, कहता है कि यार तुम्हारी सिस्टर जो है सुबह गई थी, अभी तक घर नहीं लौटी, वरना वो सेकंड हाफ में आ जाती है। तो उसने कहा किसी अपने फ्रेंड के साथ घूमने के लिए लौट आएगी। तो उसने भी कहा ठीक है, टेंशन क्या लेना। बट 3 मई से 4 मई की सुबह हो गई। सिस्टर ने वापस फ़ोन किया, पता चला कि वो तो घर ही नहीं लौटी। अब बहन को फिक्र हुई। वो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करती है और बताती है कि उसकी सिस्टर गायब है। और फिर वो जॉय के बारे में बताती है। इधर जॉय भी पुलिस स्टेशन जाता है। वो 911 इमरजेंसी नंबर पे भी कॉल करता है, कहता है कि वो रामोस गायब है 3 मई से ही। अब पुलिस आती है, सबसे पहले उसे अपार्टमेंट में आती है, अपार्टमेंट के सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है। जब सीसीटीवी कैमरा खंगालती है तो देखती है कि 3 मई को, 2 मई को आखिरी बार जो वो कैमरे में जहाँ पे वो किराए पर रहती थी, उसकी जो ऑफिस है जहाँ वो रेंट वेंट भरते हैं, शायद लाइजनिंग ऑफिस या उसका नाम है कुछ, तो वहाँ पर जाती हुई दिखाई देती है और उसके बाद गायब, लौटते हुए अपार्टमेंट में नहीं दिखती है। तब ये हुआ कि पुलिस ने चेक किया तो पता चला कि हाँ, उस दिन उसने रेंट देने के लिए आई थी और उसके बाद से लापता। अब इधर रामोस की सिस्टर भी पहुँच चुकी वहाँ, पूछताछ चल रही है। अब चूँकि रूम पार्टनर जॉय, तो पुलिस ने उसी से कहानी पूछनी शुरू की। तो फिर वो 2 कहानियाँ सुनाता है। कहता है कि असल में मेरी बीच में अभी लड़ाई हुई थी रामोस से, और उसकी वजह ये थी रामोस से कि मैं कुछ रेंट पे नहीं कर पाया था। तो उसने कहा या तो पे करो या फिर हम अलग हो जाते हैं, कमरा छोड़ देते हैं। तो मैंने उससे कहा था मैं दे दूंगा, इस बात पे झगड़ा हुआ। तो ये जब कहानी सुनाने लगा तो पुलिस ने अचानक देखा उसके हाथ पर कुछ खरोंच के निशान हैं। पुलिस ने पूछा ये क्या है। उसने कहा मैं अपार्टमेंट के पीछे पौधे वौधे लगा रहा था, उसी में कुछ कटीले दरख्त थे, पौधे, वो मेरे हाथ को चुभ गया और उससे ये खरोंच आ गई। पुलिस ने कहा खैर ठीक है। अब इसके बाद पुलिस अपनी तफ्तीश में लग गई, लेकिन रामोस का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। इसी पूछताछ के दौरान अब रामोस के सिस्टर अपनी बहन के बारे में पुलिस को बताती है कि एक रोज़ जॉय ने फ़ोन किया था और कहा था मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ। अब जब पुलिस ने ये सुना तो पुलिस को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है और जॉय कुछ ना कुछ जानता है जो छुपा रहा है, और उसके हाथ पर वो खरोच के निशान अब भी पुलिस को बेचैन कर रहे थे। तो पुलिस ने अपने जासूस लगा दिए कि 24 घंटे ये अपार्टमेंट के अंदर जाए, बाहर जाए, क्या करे देखो। जब ये जासूसी शुरू हुई जॉय की, तो पुलिस ने नोटिस किया कि जब भी रामोस के अपार्टमेंट में पुलिस दाखिल होती है तो जॉय अपार्टमेंट से दूर बैठकर दूरबीन से पुलिस वालों पर नज़र रखे रहता है, तो देखता रहता है कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। ये बात बड़ी अजीब लगी। अब पुलिस ने कहा चुपके से ज़रा इसके मोबाइल के कॉल डिटेल और बाकी इसके लैपटॉप, इन सबको खंगालना चाहिए। अब पुलिस ने जब उसके कॉल डिटेल को खंगाला उधर रामोस के, तो पता चला कि 12 दिन पहले रामोस ने 911 पर पुलिस को एक शिकायत की थी और कहा था कि ये झगड़ा कर रहा है और रेंट वेंट के चक्कर में, और मैंने कहा कि इसके साथ नहीं रहूँगी। अब 3 मई से 12 दिन पहले की ये कॉल, और कॉल चूँकि रिकॉर्डेड थी पुलिस के पास 911 में, तो पुलिस को लगा कुछ तो गड़बड़ है। अब पुलिस ने उसके सारे लैपटॉप वैपटॉप को खंगालने का फ़ैसला किया। जब खंगालने का फ़ैसला किया तो बड़ी अजीब 2 चीज़ें मिली। एक, पुलिस ने देखा इस दौरान में कि जब से ये गायब हुई रामोस, तो उसके बाकी परिवार दोस्त वाले भी आ गए थे, तो ये लोग उसके सही सलामत लौटने के लिए प्रेयर रखते थे। और ये उस दौरान में अचानक, जो कभी नहीं लिखता था लैपटॉप पर, वो रामोस के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिख रहा है, प्रे कर रहा है गॉड से कि वो सही सलामत लौट आए, परेशान है, बहुत अच्छी इंसान थी। लेकिन जब रामोस के घर वाले प्रेयर को रखे तो उसमें एक में भी शामिल ना हो, वो जाता ही नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया पे वो लिखता जा रहा है। तो पुलिस ने जब उसके अकाउंट्स को खंगालना शुरू किया लैपटॉप पे, तो पुलिस को 2 चीज़ें दिखाई दी। एक जगह वो सर्च कर रहा था कि एक इंसान की लाश को सड़ने में कितने दिन लगते हैं। अब ये बात पुलिस को बड़ी अजीब लगी कि ये सर्च करने की मतलब कर रहा है कि एक इंसान की डेड बॉडी ख़राब होने में कितना वक्त लगता है। यहाँ से अब जॉय के ऊपर शक थोड़ा और गहराता गया। अब पुलिस उस पर नज़र रख रही है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है, क्योंकि ये सबूत नहीं है कि कोई आदमी सर्च करे। बहुत सारी चीज़ें आदमी सर्च करता है, कैसे बॉम्ब बनाया जाता है, कैसे क्या होता है, तो ये पुख्ता सबूत तो था नहीं।
अच्छा, अब अमेरिका में भी कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे पुलिस सिर्फ ये नहीं कि उठा के, क्योंकि वहाँ वकील, लॉ, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको सॉलिड प्रूफ चाहिए किसी के गिरबान पर हाथ डालने के लिए। तो अब सिर्फ ये कि एक आदमी की लाश, एक इंसान की लाश कितने दिन में ख़राब होती है, सड़ती है, एक डेड बॉडी, ये कोई प्रूफ नहीं था। अब पुलिस को और प्रूफ चाहिए। अब पुलिस लगी हुई है कि कोई गलती करे, लेकिन वो कोई गलती नहीं कर रहा है, पर लगातार पोस्ट किए जा रहा है और उसके पोस्ट पे लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं। और लोगों की राय ये है कि जॉय कितना ज़्यादा रामोस को मानता था। उधर बहन भी ये मान रही है कि रामोस ने से प्यार के लिए उसने खुद इजहार किया था उससे फ़ोन पर। तो रामोस की बहन और फैमिली फ्रेंड को भी यही लग रहा है कि जॉय इस वक्त बहुत दुखी है, क्योंकि वो उससे प्यार करता था और ये बात रामोस को पता नहीं। लेकिन अचानक गायब होना, शक भी गहरा रहा था उस पर। अब ये सारी चीज़ें हो रही थी। अचानक एक रोज़ पुलिस ने पहले ही हाथ में था लेकिन अनदेखा कर रखा था, उसके मोबाइल पर जब गई तो उसके जो गूगल मैप होता है, हर मोबाइल पे लोगों के होता है, उस गूगल मैप के जब हिस्ट्री में गई तो उन्होंने देखा कि इस गूगल मैप के ज़रिए इसी अपार्टमेंट से दूर एक ऊंचाई पहाड़ी जैसा इलाका है, वहाँ झाड़ियाँ हैं, जंगल जैसा सुनसान, और उसी झाड़ी और जंगल में एक ख़ास पेड़ है, उस पेड़ को जूम करके देखा गया था। बस इतनी सी वो सारी चीज़ें थी और फिर उसको हिस्ट्री से डिलीट कर दिया गया। लेकिन वो कहीं ना कहीं जाकर रुक मिला तो उसको रिट्रीट किया गया और उस जो गूगल मैप में जिस जगह को देखा, अब वो जगह की तस्वीर पुलिस के पास थी। इधर लगभग दिन बीतते जा रहे थे और अभी तक कुछ पता नहीं चला था कि रामोस है कहाँ। तो 3 मई से लगभग 14 दिन बीत चुके थे। अब आ गई 17 मई की तारीख। रामोस का कोई सुराग नहीं, कुछ नहीं। अब एक पुलिस को मिलता है गूगल मैप और उसमें एक पेड़, एक दरख्त, और उसको जूम करके देखा गया और वो भी एक सामने दूर झाड़ी और पहाड़ी का इलाका वहाँ। अब पुलिस और डिटेक्टिव की टीम, एक पूरी टीम बिना जॉय को कुछ बताए हुए उसी के मोबाइल के उसी गूगल मैप को जो उसने डिलीट किया उसको रिट्रीट करके उसकी हिस्ट्री निकाल कर उसी रास्ते पर चलती है। अब वो जो नक्शा दिखा रहा था वो बहुत सारे पेड़ हूबहू मिलते, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिलता। लेकिन धीरे धीरे जाकर जब उन्होंने देखा तो सेम एक उसी जगह की एक तस्वीर मिलती है। सेम वैसे ही फ्रेम दिखा उन्हें, वैसे ही पेड़, वैसे ही पत्ते, वैसे ही पीछे का सीन। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे तलाशी शुरू हुई। जब तलाशी शुरू हुई तो पुलिस को इंसान के अलग अलग टुकड़े वहाँ पर मिले। जब उन्हें समेटा गया तो पता चला ये कोई और नहीं है, ये वही रामोस है जो 3 मई को गायब हुई थी और 17 मई को उसके टुकड़े वहाँ से समेटे जा रहे थे। कुल 14 दिन तक लाश के टुकड़े वहाँ थे, कुछ जानवरों ने शायद खा लिए। और एक इंसान की लाश को ख़राब होने में कितना वक्त लगता है, वो जो सर्च किया था वो उसी के लिए था। तो जब ये टुकड़े वहाँ से बरामद हुए, उसी के मोबाइल से वो लोकेशन मिला। अब एक पुख्ता सबूत जॉय के ख़िलाफ़ जा रहा था। फ़ौरन पुलिस आती है, जॉय को कस्टडी में लेती है और लेकर फिर उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहाँ उससे पूछताछ होती है। 17 मई 2013 को अरेस्ट हुआ था। लेकिन वहाँ पूछताछ के दौरान वो लगातार जॉय कहता है कि मैं रामोस से प्यार तो करता था, लेकिन मैंने उसका कत्ल नहीं किया। अब यहाँ जब ये मामला कोर्ट में गया और पुलिस ने जो मामला लगाया उसके ऊपर, वो उसको लगाया था 1st डिग्री मर्डर केस। जैसे अपने होता है सीधे सीधे मर्डर केस, तो वहाँ 1st डिग्री होता है, फिर 2nd डिग्री भी होता है। 2nd डिग्री में कम सज़ा मिलती है। तो पुलिस के हिसाब से एक 1st डिग्री मर्डर केस था, क्योंकि इसमें सीधे सीधे रामोस का कत्ल जॉय ने किया। लेकिन जब अदालत में ये केस पहुँचा तो अदालत के सामने दिक्कत ये थी कि 2 चीज़ें थी। एक कि एक इंसान की डेड बॉडी ख़राब होने में कितना वक्त लगता है। दूसरा, एक शख्स का मोबाइल और उस मोबाइल में एक जूम और एक पेड़ और एक तस्वीर गूगल की हिस्ट्री में, गूगल मैप में। इसके अलावा न रामोस को आखिरी बार किसी ने जॉय के साथ देखा, न रामोस को उस पहाड़ी की तरफ जाते या ले जाते किसी ने देखा, न जॉय को उधर जाते हुए किसी ने देखा। मतलब इन 2 इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के अलावा और कोई एविडेंस था ही नहीं। ना ऐसे कोई मैसेज मिले, ना ऐसे कोई कॉल डिटेल मिले, ना खुद जॉय के लैपटॉप या मोबाइल से ऐसी कोई चीज़ मिली कि वो मर्डर की प्लानिंग कर रहा है। तो वहाँ बहस इस बात पर हो रही थी कि क्या एक आदमी अगर सर्च करता है कि एक इंसान की डेड बॉडी कितने दिनों में ख़राब हो सकती है, तो क्या वो कातिल उसको माना जाए सिर्फ इस एक लाइन पर? या एक शख्स अगर किसी चीज़ को गूगल मैप पे देख रहा है तो क्या वो डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए देख रहा है? और भी चीज़ें हो सकती हैं। आपको पता है अदालतों में वकील कैसे खेलते हैं।
तब इन सारी चीज़ों को लेकर बातें शुरू हो गई और बहस चली। जब बहस हुई तो फिर अदालत ने भी कहा कि देखो डायरेक्ट एविडेंस कोई नहीं है, इसलिए पहले तो ये कि फर्स्ट डिग्री मर्डर केस ये बनेगा नहीं, ये बनेगा सेकेंड डिग्री मर्डर केस जिसमें कम सज़ा होती है। और फिर सेकेंड डिग्री मर्डर केस अदालत ने बनाया। उसके बाद बहस चलती रही और आखिरकार जुलाई 2014 में 13 में वो अरेस्ट हुआ था, साल भर के अंदर। 17 मई 2013 को अरेस्ट हुआ जॉय, और जुलाई 2014 में कोर्ट ने सेकेंड डिग्री मर्डर केस का उसको मुजरिम मानते हुए 15 साल की सज़ा सुनाई, 15 ईयर्स। अगर फर्स्ट डिग्री होता तो हो सकता था 30, 40, 50 ईयर्स होते। लेकिन जब अदालत ने जुलाई 2014 में फैसला सुनाया तो जॉय इस फैसले के वक्त कोर्ट रूम में मौजूद था और वो लगातार कह रहा था कि हाँ मैंने इश्क तो किया, लेकिन मैं रामोस का कातिल नहीं, और ये अदालत, ये पुलिस, ये सब गलत है। और उसने बाकायदा चैलेंज किया कि एक रोज़ सच ज़रूर सामने आएगा, और वो सच ये है कि कातिल मैं नहीं, कत्ल किसी और ने किया है। ये बार बार उसकी दलील थी, लेकिन उसके बावजूद उसे 15 ईयर्स की सज़ा हुई है। अब देखना यही है कि वाकई जॉय जो डंके की चोट पर कोर्ट में कह कर गया कि मैंने प्यार किया, मैं कत्ल कर नहीं सकता हूँ, तो वो सही है या गलत है। क्योंकि इस फैसले के बाद और जॉय के इस चैलेंज को सुनने के बाद बहुत से लोग दो हिस्सों में बढ़ गए, और उनका कहना है कि अगर इन दो एविडेंस को छोड़ दे तो जॉय के खिलाफ सीधा कोई सबूत नहीं है कि उसने रामोस का कत्ल किया है। लेकिन इसके अलावा अभी तक और कोई सबूत मिला नहीं। 2014 में ये फैसला सुनाया गया था, 10 साल तो हो चुके हैं, और 10 साल के बाद अब 5 साल और बचे हैं, यानी 2029 में जॉय जेल से रिहा हो जाएगा। अब देखना ये कि 2029 से पहले क्या कोई नया क्लू आता है, या 2029 के बाद जेल से बाहर आने के बाद जॉय इसमें कुछ नया बताता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये वो केस था जिसे दो चीज़ों ने खोला था बकौल पुलिस। अब वो कितना सच कितना झूठ कुछ नहीं कहा जा सकता। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज राहुल श्रीवास्तव और सौरभ श्रीवास्तव। तो राहुल श्रीवास्तव और सौरभ श्रीवास्तव ये दोनों भाई हैं, लेकिन ट्विंस नहीं है, जुड़वा नहीं है। दोनों की उम्र में 2 साल का गैप है, लेकिन दोनों रियल ब्रदर हैं। और कमाल ये है कि बर्थडे एक ही दिन है। तो ट्विंस वालों के तो एक दिन होते हैं, समझ में आता है, लेकिन राहुल एंड सौरभ बहुत, तुम दोनों लकी यार कि दोनों भाई एक ही तारीख में पैदा हुए। तो हैप्पी बर्थडे राहुल तुम्हें भी, सौरभ तुम्हें भी, एंड गॉड ब्लेस यू, हमेशा अच्छे रहो तुम लोग। साथ ही सौरानसी बल्कि नाम गलत लिख दिया गया है, सौरांगी, इनका भी आज जन्मदिन है। तो हैप्पी बर्थडे सौरांगी। और ये महेश गोसावी की बेटियां हैं। और सौरांगी, तुम्हारी जितनी तारीफ करूं कम है, जो तुम्हारे पापा ने लिखा है, प्राउड ऑफ यू। शिखा तोमर, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे शिखा। और ये सुशांत की सिस्टर है। साथ ही सुधांशु कुलश्रेष्ठ का भी जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे सुधांशु। और ये भेजा है शुभम कुलश्रेष्ठ ने। गायत्री जी का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे गायत्री जी। और ये ईश्वर बमानिया जी की पत्नी है, और तक्ष इनके बेटे हैं, दमन एंड दीव में रहते हैं। तो गायत्री जी हैप्पी बर्थडे। मधुरिमा सिकरवार, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मधुरिमा जी। और ये भेजा है सुरेंद्र सिंह चौधरी जी ने, उनकी पत्नी है सुरेंद्र जी की माधवी माँ। इसके अलावा रिया पाल, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रिया। और ये भेजा है रामपाल जी ने, रामपाल जी की बेटियां हैं रिया और साथ ही संजय यादव। साथ ही वर्षा साहू का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे वर्षा। हेमंत, जितेंद्र, राहुल, तरुण, दीपक, मिस्ट्री और बंटू, इन सभी ने भेजा है। इसके अलावा अंश कश्यप, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अंश। और ये भेजा है अश्विनी कुमार कश्यप ने, उनके बेटे हैं अंश। और ये एक नाम जो ऊपर बोला था मधुरिमा है, वो सिकरवार। साथ ही आज वैशाली सिंह एंड संदीप सिंह, इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।